Hello everyone. Welcome back to MB classes Labor Law and HRM. Today we will discuss Child and Adolescent Labor Act 1986. आपको पता है यही सिंगल एक ऐसा एक्ट है जो स्टैंड अलोन है। उसके बाद हमारे जितने भी हम लेबर लॉ में एक्ट पढ़ रहे हैं वो सारे हमारे 4 कोड में गए हैं। कोई OSH कोड में गया तो कोई सोशल सिक्योरिटी कोड में गया, कोई वेजेज कोड में गया और कोई इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में गया। तो अगर ये कभी एग्जाम में पूछे तो ये आप बता सकते हो सबसे मेन चीज। देन आज हम क्या क्या कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी बैकबोन है, वहां से ये एक्ट आया, तभी तो हम इसे वेजेस कोड में नहीं डाल सकते। देन फेज 1 में हम 1986 में जो रेगुलेशन एरा था वो कौन सा था, फिर 2016 में अमेंडमेंट क्या आया, क्या क्या चेंजेस थे 1986 टू 2016, देन 2017 में रूल और क्या क्या एक्सेप्शन आए, देन पेनल्टी रिहेबिलिटेशन मैकेनिज्म, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्लायंस एंड एडोसेंट वर्कर, देन उसके बाद कौन कौन सी मशीनरी है और बाद में हम इसके 10 PYQ भी सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर ये आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा एक्ट है जो अभी हमारा पुराना चला हुआ है, इसमें अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन आप 2016 2017 सारा अपडेटेड हमने इसमें मेंशन कर रखा है। और इसके बाद में भी हम क्या करेंगे, सारी टेबल को कंपेरिजन करके क्या क्या चेंजेज आए और क्या एक्ट है एक बार रिवाइज करेंगे। तो तैयार हो जून 2026 GRF क्रैक करने के लिए। नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन। ओरिजिनल नेम क्या है इसका, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या नाम दे रखा है, चाइल्ड रेगुलेशन प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। प्रोविजन से आप समझ रहे हो ना कि कौन कौन से उस पर हमने प्रोविट कर रखा है और कहाँ कहाँ पे हमारे रेगुलेशन, मतलब कहाँ कहाँ पे बच्चे रेगुलेट कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या कंडीशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की बात करें तो कौन कौन सा, आर्टिकल 24 पहला है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्री एक्ट, देन सेकंड है हमारा आर्टिकल 21A की राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने का अधिकार है। तो इन दोनों की वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, इसलिए हमारा एक्ट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इरेडिकेट चाइल्ड लेबर वाइल बैलेंसिंग सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी, मतलब हमें क्या करना है, अपनी कंप्लीट चाइल्ड लेबर को रिमूव करना है, ठीक है, जिससे कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस रहे। आज की डेट में हम स्टेटस की बात करें तो क्या है, स्टैंड अलोन एक्ट है, ये किसी भी न्यू लेबर कोड में नहीं आया। तो ये सबसे ज्यादा मेन अगर आप बोलो तो ये किसी भी एक्ट में हमारा नहीं है, किसी भी कोड में नहीं है, चारों कोडों में से ये अपना अकेले स्टैंड अलोन है। देन कम टू द फेज 1 1986 बेस लाइन, मतलब क्या रेगुलेशन एरा था, उसने क्या किया, जो हमारा 1986 का एक्ट आया उसने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर में बैन लगाया, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं किया, कंप्लीटली चाइल्ड लेबर को रिमूव नहीं किया। उसने कहा कि कुछ कुछ हजारियस प्रोसेस हैं या जो ऑक्यूपेशन प्रोसेस में आते हैं एक शेड्यूल के बेसिस पे, उसमें हम बंद कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि सेलेक्टिव बैन किया, रेगुलेशन नॉट एब्सोल्यूट, कंप्लीटली नहीं किया। और चाइल्ड की डेफिनेशन को क्या रखा, जो 14 ईयर से कम है वो नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए भी कंडीशन लगा दी। बैन कहाँ पे किया, सिर्फ हजारियस जॉब में किया, ठीक है, हजारियस जॉब में बैन किया। और रेगुलेटेड इन नॉन हजारियस वर्क, जो नॉन हजारियस है, जो डेंजर जोन की जॉब नहीं है, वहां आप काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप फेज 1 से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे स्कूलिंग है, जो स्कूलिंग की एज थी बच्चे की, अब वो क्या कर रहा है, वीविंग कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फेज 1 है। अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। देन कम टू द डेफिनेशन कोर प्रोमाइसेस। अगर हम बच्चे की डेफिनेशन की बात करें, चाइल्ड की डेफिनेशन की बात करें, तो अंडर द 1986 Act, a child was definitely strict as a person who had not completed their 14 year of age, मतलब जिसने अपनी अभी तक 14 साल कंप्लीट नहीं किया वो सारे चाइल्ड कहलाएंगे, ठीक है। ये आपको माइंड में रखो, 14 साल की एज वाला फैक्टर। देन सेलेक्टिव बैन, सेलेक्टिव बैन क्या है हमारा, लीगली डिड नॉट बैन चाइल्ड लेबर, इसने क्या किया, पूरा बैन नहीं किया चाइल्ड लेबर का, सिर्फ इसने क्या किया, प्रोहिबिट किया किसी वर्किंग स्पेसिफिक या डेंजरस जॉब जिनका नाम है उनसे सिर्फ इसने प्रोहिबिट किया, पर लीगली इसने बैन नहीं किया चाइल्ड लेबर को, जो 1986 वाला एक्ट है। देन लीगल गैप, इफ जॉब वाज नॉट इन गवर्नमेंट स्पेसिफिक डेंजरस लिस्ट, ये चाइल्ड अंडर 14 को लीगली वर्क एंड सब्जेक्ट टू रेगुलेशन। तो क्या आया कि अगर कोई जॉब है, जॉब उसकी गवर्नमेंट स्पेसिफिक, कोई गवर्नमेंट की जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है ऑक्यूपेशन प्रोसेस, अगर वो डेंजर लिस्ट में नहीं है तो चाइल्ड उसमें जो 14 साल से कम बच्चे भी वहां पे लीगली काम कर सकते हैं। एक तरह का एक मतलब लूप होल है था इस एक्ट में। देन शेड्यूल
इन्होंने बोला एंटायर 1986 प्रोविजन, मतलब कौन कहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते। इसने शेड्यूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज द ऑक्यूपेशन एंड सेकेंड वन इज द प्रोसेस। ऑक्यूपेशन क्या हुआ हमारा, जहां वर्क कनेक्टेड टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री या लोकेशन। कोई एक वर्क है जहां एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, लोकेशन, फॉर एग्जांपल ले सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, गुड्स बाई रेलवे, सिंडर पिकिंग, कैटरिंग एट रेलवे स्टेशन। यहाँ देन पार्ट बी हमारा स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग केमिकल एक्शन रिगार्डलेस वेयर दे हैपन। इससे कोई मतलब नहीं कहीं लोकेशन हो कहीं भी हो, लेकिन कोई केमिकल या कोई स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे बीड़ी मेकिंग, कारपेट वीविंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, क्लॉथ प्रिंटिंग, डाइंग, ये सारा इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस शेड्यूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अगर आपसे कभी पूछे पार्ट ए ऑक्यूपेशन है, पार्ट बी प्रोसेस है। देन सेक्शन 5 की बात करें, अभी हम वही फीस वन में पढ़ रहे हैं, तो इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या था, एक एडवाइजरी कमेटी थी, चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ये किसने की, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट आर्बिट्री एड जॉब टू द बैंड लिस्ट। The committee was established by the central government to which new occupation process should be added to schedule। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे कि डायरेक्टली अपनी मर्जी से जो आया, जो हमने अभी ऑक्यूपेशन प्रोसेस जो लिस्ट बनाई है उसमें अपना लिस्ट ऐड कर दे। इसमें क्या करता था, हमेशा कमिटी, ये जो चाइल्ड लेवल टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी थी वो क्या करती थी, एडवाइस देती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यस आप एक नए ऑक्यूपेशन प्रोसेस इस शेड्यूलिंग में ऐड करो जो हमें बैन करना है, ये इसका काम था। ठीक है, तो अब इसका काम क्या था कि बताना कौन सी हजारियस प्रोसेस है और उसको हमें उस लिस्ट में शामिल करवाना। देन कंपोजिशन की बात करें तो चेयरमैन, एक चेयरमैन होगा, मैक्सिमम 10 अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक चेयरमैन है और 10 मेंबर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट करती है। कमिटी क्या कर सकती है, सब कमिटी कर सकती है, एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकती है और रिकमेंडेड भी ऐड कर सकती है। ठीक है, तो ये थी हमारी चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। देन पार्ट थर्ड 1986 वर्क रेगुलेशन नॉन हजारियस प्रोसेस। अगर इसने क्या बात करी कि इसने क्या किया, इसका नाम इसलिए प्रोविजन है रेगुलेशन रखा गया। प्रोविजन मतलब कुछ सेलेक्टिव जो ऑक्यूपेशन प्रोसेस थे शेड्यूल में वो बैन थे, अदरवाइज इनके जो नॉन हजारियस प्रोसेस थे जो डेंजरस नहीं है वहां पे ये बच्चे काम कर सकते हैं। तो उनकी इन्होंने एक लिमिट सेट करी, पार्ट 3 के अंदर आता है। उन्होंने क्या किया कि कंटिन्यूस वर्क ज्यादा से ज्यादा वो कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 घंटे। 3 घंटे के बाद 1 घंटे का रेस्ट मिलना जरूरी है। तो अगर सपोज करो एक बच्चा काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, ठीक है, तो वो आया 7 बजे एंटर किया, या फिर वो 8 बजे आया, देन 8 बजे से उसका था 8 से 11 बजे तक ही काम कर सकता है, 3 घंटे लगातार। उसके बाद उसको 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, मतलब 11 से 12, देन 12 से 3। तो मतलब इसका कहने का मतलब था कि मैक्सिमम 3 घंटा कंटिन्यूस काम करे और उसका रेस्ट इंटरवल कितना होगा, 1 आवर्स का होगा। देन स्प्रेड ओवर क्या होगा, मैक्सिमम 6 आवर अ डे। मतलब पूरा स्प्रेड ओवर किससे बोलते हैं, जब से उसने एंट्री करी है और एग्जिट करने तक पूरा जो टाइम कैलकुलेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड ओवर बोलते हैं। और इनको क्या था, नाइट बैन थी, आप नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकते। रात के 7 बजे से सुबह के 8 बजे तक, 8 बजे तक आप 8 o'clock तक काम नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन, कोई भी ओटी नहीं था इनके लिए, नो डबल पेमेंट था, एम्प्लॉयमेंट था, क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो लोग फिर से एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाएंगे। और एक वीकली हॉलीडे भी मैंडेटरी था। तो ये थे हमारे 1986 जो एक्ट है उसके वर्क रेगुलेशन, वो भी कहाँ पे, नॉन हजारियस प्रोसेस। याद रखिएगा जो चीज ऑक्यूपेशन और प्रोसेस में लिस्टेड नहीं है उनके लिए था ये, ठीक है, जो लिस्टेड है वहां पे वो बैन थे बच्चे हमारे। देन हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करी जाए तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाज मैंडेटेड टू मेक रूल रिगार्डिंग द हेल्थ सेफ्टी लीगली वर्किंग चिल्ड्रन। जो लीगली वर्क बच्चे काम कर रहे हैं उनके लिए क्या किया इन्होंने कि एक हेल्थ सेफ्टी भी बनाएगा, प्रॉपर होने चाहिए रूल रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, टेम्परेचर कंट्रोल, लाइटिंग हो, डस्ट फ्यूम, मतलब प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए, फेंसिंग ऑफ मशीनरी एंड प्रोविजन ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग नियर कॉटन ऑप्टन एंड मूविंग मशीन। जैसे फैक्ट्री एक्ट की बात करें हम तो वहां पे वर्किंग को जो चिल्ड्रन थे वहां पे नहीं प्रोहिबिटेड थे उस टाइम पे सेफ्टी में, कि वहां पे बच्चे जाके जॉब नहीं कर सकते, बच्चे जाके उनके नियर कोट या कोई मूविंग मशीनरी चल रही है तो वहां पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी था। देन कम टू द फेज। अब क्या आया, जैसे हमारा 1986 आया तो अब 2016 में अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट का मतलब समझते हो, चेंजेज आए। ठीक है, एक शिफ्ट हुआ। पहला क्या था, जो पहले चला था कि आप नॉन हजारियस प्रोसेस में बच्चे काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉप कर दिया एब्सोल्यूट बैन।
मतलब बच्चे किसी भी कंडीशन में काम नहीं कर सकते। अगर वो 14 साल से छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, वो कोई भी वर्किंग में नहीं जाएंगे। तो ये पहला शिफ्ट आया फ्रॉम रेगुलेशन टू प्रोबेशन, मतलब जो रेगुलेट कर सकते हैं उन्हीं पर भी प्रोबेट कर दिया। अब बच्चे कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। देखो इतना देखो, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप बताइएगा मुझे, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, जो थ्योरी की तरह पढ़ा सकूँ, जैसे आपके माइंड में सेट हो जाए। तो इन्होंने क्या किया? डिफाइन किया, रीडिफाइन किया चाइल्ड को। चाइल्ड तो थे हमारे 14 ईयर के, लेकिन उन्होंने एक नया टर्म और ऐड किया जो थे अडोलसेंट। अडोलसेंट क्या थे? जो 14 साल तो कंप्लीट कर ली लेकिन उन्हें 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं की। तो जो बच्चे थे उनमें एब्सोल्यूट बैन कर दिया चाइल्ड लेबर ने ऑल ऑक्यूपेशन। कोई शेड्यूलिंग नहीं है, कोई ऑक्यूपेशन प्रोसेस की जो लिस्ट है उसमें कहीं नहीं है, आप बच्चे तो बैन ही है। अडोसेंट को प्रोबेट किया हजारियस वर्क में। तो ये हमारे अमेंडमेंट थे। तो देखो इसलिए हम सिस्टमेटिकली पढ़ते जा रहे हैं। देन न्यू टाइटल आया डेफिनेशन का। अब एक्ट क्या बन गया? ऑफिशियली क्या नाम आ गया एक्ट का? चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट 1986। पहले क्या था? चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन। अब क्या है? चाइल्ड एंड एडोलसेंट, क्योंकि चाइल्ड को प्रोहिबिट किया और एडोलसेंट को नॉन हजारियस प्रोसेस में काम करना स्टार्ट कर दिया। चाइल्ड को भी रीडिफाइन कर दिया। उन्होंने बोला अलाइन विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। आपको पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट आया कि सबको अधिकार है बच्चों को पढ़ने का। तो उसी से अब बोल दिया कि जो चाइल्ड हमारे अंडर 14 ईयर ऑफ एज है, तो या एज स्पेसिफाइड जो भी राइट टू एजुकेशन में दे रखी है, जो भी हायर है, वो काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको अब एजुकेशन का राइट है। देन कम टू द सेकंड पॉइंट, इंट्रोडक्शन द अडोलसेंट। इन्होंने कहा कि ब्रांड न्यू लीगल कैटेगरी, उन्होंने एक नई लीगल कैटेगरी बनाई। अडोलसेंट क्या है? वो हैज कंप्लीटेड देयर 14 ईयर ऑफ एज बट नॉट हैज कंप्लीटेड द 18 ईयर्स। ओके, देन कम टू द एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन कर दिया मतलब कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया। ब्लैंकेट बैन, ब्लैंकेट बैन का मतलब होता है कि एक साथ किया कि आपने सारा उसको एक साथ करके पूरा कंप्लीटली, मतलब बच्चों को एक साथ बैन कर दिया। जो 14 साल से कम है वो कहीं भी काम नहीं कर सकते, उनका कहने का मतलब ये था। देन ब्लैंकेट बैन में हो गया कि आप रिमूव कर दिए हजारियस, नॉन हजारियस, आप किसी भी कंडीशन में बच्चों को काम नहीं करना। रूल क्या था? कोई भी चाइल्ड है वो परमिटेड है एनी ऑक्यूपेशन प्रोसेस और पीरियड में, ठीक है। नो चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड, तो मैंने आपको बताया था कोई भी चाइल्ड परमिटेड नहीं है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, मतलब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क इफ अ 12 ईयर ओल्ड कैन वर्क इन नॉन हजारियस फैक्ट्री अंडर द 1986 रूल, आंसर इज यस विद रेगुलेशन। अंडर द 2000 आंसर इज एब्सोल्यूट नो। मतलब उन्होंने एक, जैसे अगर हम 1986 की बात करें तो उसमें अगर 12 साल का बच्चा आएगा नॉन हजारियस फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो लीगली था। लेकिन अगर 2016 का जो रूल आए हैं अगर उनकी बात करें तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो, ठीक है। देन सेक्शन 3 रेगुलेशन ऑफ अडोलसेंट। अगर उनका क्या रेगुलेशन है? अडोलसेंट का क्या है? अडोलसेंट कौन होते हैं? सबसे पहले आप याद रखो 14 ईयर, जिसने कम 14 टू 18 ईयर्स, 14 साल से 18 साल तक लीगली अलाउड है वर्क बट विद अ मेजर रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। प्रोविजन क्या है? No adolescent shall be employed or permitted to work any hazardous occupation process listed in schedule। जो हमारी शेड्यूल है, लिस्टेड है शेड्यूल में, ऑक्यूपेशन हो या प्रोसेस हो, वहां पे हमारे एडोलसेंट एम्प्लॉयड नहीं हो सकते, वहां पे आपको काम करने की परमिशन नहीं दे सकते। 2016 अमेंडमेंट ड्रास्टिकली स्लेश द शेड्यूल, इट रिमूव द ओल्ड 83 आइटम। आपको पता है पहले कितने थे? 80 ऑक्यूपेशन, 65 प्रोसेस थे। उनको पूरा लिस्ट को याद करना इतना डिफिकल्ट था। अब उन्होंने क्या किया? रिप्लेस कर दी 3 ब्रॉड कैटेगरी में कि एडोलसेंट हमारा कहाँ कहाँ काम नहीं कर सकता? माइंड से रिलेटेड कुछ भी हो, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एक्सप्लोसिव हो, एंड हजारियस प्रोसेस हो, जो हमारे फैक्ट्री एक्ट के अंदर डिफाइन किया है। इन 3 कैटेगरी में हमारा एडोलसेंट वर्क नहीं करेगा, परमिट नहीं है, ठीक है। देन कम टू द एक्सेप्शन टू द बैन। अब पता है एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। पहला एक्सेप्शन का है? फैमिली एंटरप्राइज। अगर कोई बच्चा अपना हेल्प कर रहा है अपनी फैमिली की या फैमिली एंटरप्राइज की, जो कि किसी हजारियस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, या फिर वो अपना बच्चा पढ़ने के बाद आके या अपनी वेकेशन में काम कर रहा है, तो वो आप काम कर सकते हैं। बच्चा याद रखना, बच्चे की एज क्या है? बिलो द 14 ईयर्स, जो 14 साल के अंदर आते हैं उनको है। तो फैमिली एंटरप्राइज में वो काम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि स्कूलिंग टाइम पे नहीं होना चाहिए और कोई भी हजारियस प्रोसेस नहीं होना चाहिए। और फैमिली की डेफिनेशन क्या होगी? मदर, फादर एंड ब्रदर सिस्टर, एंड फादर मदर ब्रदर सिस्टर। मतलब यू कैन से आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, एंड आपके मम्मी पापा के भाई बहन, मतलब आपके चाचा, आपके मामा,
तो ये चीजें आपके कर सकते हैं वहां पे। ये था हमारा एक्सेप्शन फैमिली एंटरप्राइज। सेकेंड एक्सेप्शन था हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इफ चाइल्ड कैन वर्क एज एन आर्टिस्ट इनटू ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मतलब यहाँ पे भी आप बच्चे कर सकते हैं, लेकिन उसकी 3 कंडीशन थी। अगर मतलब जैसे हम देखते हैं ना मीडिया सीरियल्स देखते हो, आप लोग मूवी देखते हो, टेलीविजन है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वहां पे 3 कंडीशन में बच्चे काम कर सकते हैं। पहला कंडीशन है सर्कस आर स्ट्रिक्टली स्कूल्ड, सर्कस में बच्चे काम नहीं करेंगे। दूसरा, द वर्क इज नॉट अफेक्ट देयर स्कूल एजुकेशन, वो काम का इफेक्ट उनको स्कूल एजुकेशन मिल रही है, साथ साथ में ले रहे हैं, तो उसके साथ वो काम कर सकते हैं। देन कंडीशन 3, प्रिस्क्राइब सेफ्टी मेजर मस्ट बी फॉलो। 3 कंडीशन में पहला तो कंडीशन है ही नहीं, सर्कस में तो आपने ही स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड है। देन 2 में आप कर सकते हैं, आपके स्कूल अफेक्ट नहीं हो रहा हो और आपने सेफ्टी मेजर प्रॉपर फॉलो करे हो। देन कम टू द सेक्शन 40, इनहेंस पेनल्टी। थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, पेनल्टी को इनहेंस किया। 2016 अमेंडमेंट ड्रास्टिकली इंक्रीज पेनल्टी मेड ऑफेंस कॉग्निजेबल। आपको पता है कॉग्निजेबल का मतलब होगा कि बिना वारंट के आप अरेस्ट कर सकती है पुलिस। अगर आपने कोई वॉयलेशन किया है, आपने कोई बच्चे से काम करवा रहे हो जो कि हजारियस प्रोसेस में, तो आपको अरेस्ट कर सकती है। तो ये क्या है, जैसे हम बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल तो आपको वारंट किया देन अरेस्ट किया, कॉग्निजेबल मतलब आपने अगर ऑफेंस किया तो यू कैन अरेस्ट विदाउट द वारंट। फॉर एम्प्लॉयर के लिए क्या क्या है पेनल्टी, एम्प्लॉइंग ए चाइल्ड एंड एडोलसेंट इन हजारियस वर्क। तो आपको फर्स्ट ऑफेंस क्या हो गया, आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफेंस, आपका फर्स्ट ऑफेंस हो गया इम्प्रिजमेंट 6 मंथ टू 2 years एंड और ए फाइन 20,000 to 50,000। तो आपको 6 महीने से इतना आपको जेल भी जाना पड़ेगा, 20 से 50,000 का फाइन है। अगर आपने रिपीट किया ऑफेंस तो आपको जेल हो जाएगी 1 year to 3 years। ओके, देन फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियन, फर्स्ट ऑफेंस किया तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि लॉ रिकॉग्नाइज प्रॉपर्टी एज ए ड्राइवर, अवॉइड पेनलाइजिंग विक्टिम इनिशियली। क्योंकि आपको पता है कि कहीं न कहीं गरीबी की वजह से बच्चों को काम करवा रहे हैं पेरेंट्स, है ना, तो वो पहले पनिश नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने दोबारा से गलती करी तो आपको 10,000 का फाइन भरना पड़ेगा। तो ये पेनल्टी आई हमारी सेक्शन 40 में। देन सेक्शन 40 में रिहेबिलिटेशन फंड, द गवर्नमेंट ने क्या किया, एक चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड स्टार्ट किया, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में फॉर 2 or more डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट और फॉर 2 or more डिस्ट्रिक्ट, 2 या 2 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में भी है और हर डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो इनके लिए इन्होंने क्या किया, एक फंड स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, CALRBF। फंडिंग मैकेनिज्म क्या थी, कहाँ से आएगा पैसा, पहला फाइन जो हम एम्प्लॉय से कलेक्ट कर रहे हैं 20 से 50,000 रुपए, वो हमारा इसमें आएगा। देन द स्टेट गवर्नमेंट एड ए ग्रांट, अगर स्टेट गवर्नमेंट भी फंड देती है 15,000, अगर आपने एक बच्चे को रिसीव किया, मतलब एक बच्चे को बचाया, एडोसेंट किया, तो उसको क्या होगा, 15,000 रुपए भी सरकार देगी प्लस एम्प्लॉयर का फाइन एंड उसके बाद में इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, ई पेड रिसीव चाइल्ड एडोसेंट फॉर देयर रिहेबिलिटेशन। तो इस तरीके से ये हमारा फंड उसको रिहेबिलिटेट फंड किया गया है, जिससे कि बच्चे अपना फ्यूचर में अपना एजुकेशन वगैरह को कर सकते। देन कम टू द फेज 3 2016, अभी हमने 2016 का पढ़ा, अब 2017 रूल एंड एक्सेप्शन, क्लोजिंग द लूप होल। अब इन्होंने जैसे अभी हमने क्या पढ़े, 2 एक्सेप्शन पढ़े, फैमिली एंटरप्राइज एंड दूसरा पढ़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, 2 एक्सेप्शन थे। अब इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली रूल डिफाइन कर दी, इनकी बाउंड्री डिफाइन करी, जैसे कि अब्यूजिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो अब इन्होंने जो बोला फैमिली एंटरप्राइज में जो हमारा था, इन्होंने बोला कि आफ्टर स्कूल एंड वेकेशन ओनली, नो हजारियस वर्क एंड एजुकेशन इज फर्स्ट। देन हमारा जो एक्सेप्शन 2 की बात करें तो परमिशन रिक्वायर, 5 घंटे से ज्यादा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप काम नहीं कर सकते, और जो आपकी इनकम है उसका 20% इनकम एफडी करो, जिससे कि वो जब 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाए तब उसको बाद में वो यूज कर सकते हैं। तो अब इन्होंने क्या बोला, और स्ट्रिक्ट रूल क्या करी, रेगुलेटिंग फैमिली हेल्प, नो सब्स्टिट्यूशन सेफ वर्क, ठीक है। तो अगर उसके लिए अगर आप फैमिली की हेल्प कर रहे हो तो उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, आपको सेफ वर्किंग कंडीशन देनी पड़ेगी। और स्ट्रिक्ट कंडीशन भी करी है उसने, चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए टाइम लिमिट करी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी करी। तो इस तरीके से इन्होंने 2017 के जो एक्सेप्शन थे उसको भी लूपहोल को क्लोज कर दिया। अब रूल 2017 के क्यों नेसेसरी थे, क्योंकि 2016 का जो एक्ट आया उन्होंने ऐसे बोला कि जो चिल्ड्रन है
वो हेल्प कर सकते हैं फैमिली बिजनेस को और एंटरटेनमेंट में भी काम कर सकते हैं। कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं आई कि एम्प्लॉयर क्या करते कुड इजीली डिस्गाइज कमर्शियल चाइल्ड लेबर एज ए फैमिली हेल्प और एक्टिंग। तो बच्चे वो क्या करते थे, जो एम्प्लॉयर थे वो एज ए फैमिली हेल्प के नाम पे या एक्टिंग के नाम पे उनको इजीली वर्क करवा लेते थे। लेकिन 2017 का रूल आया, नोटिफाई स्ट्रिक्टली डिफाइन द बाउंड्री ऑफ दीज टू, दोनों एक्सेप्शन के लिए बाउंड्री स्पेशली डिफाइन की, वर्किंग आवर्स भी करा, एफडी का कंसेप्ट भी दिया और स्कूल को प्रायोरिटी दी। अब देखो यही तो मैं पढ़ा रही थी आपको, रेगुलेटिंग अगर फैमिली एंटरप्राइज का जो एक्सेप्शन था तो बोला नो सब्स्टिट्यूशन है, कि ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया एक अडल्ट वर्कर की जगह अपने बच्चे को हेल्प करने के लिए रख लिया। पहला कंडीशन, ए चाइल्ड हेल्पिंग देयर फैमिली कैन नॉट बी यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट अडल्ट वर्क और बी एन एम्प्लॉय। आज एज ए अडल्ट वर्कर और एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करवा सकते आप, एज ए हेल्पर मतलब करवा सकता है बच्चा, लेकिन एज ए अडल्ट वर्कर के लिए फुल टाइम नहीं करवा, तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है वो किसी भी अडल्ट वर्कर का। सेकेंड, नो हजारियस वर्क, कोई भी हजारियस वर्क नहीं होना चाहिए कि ऑक्यूपेशन या प्रोसेस जो शेड्यूलिंग में आए। देन थर्ड है हमारा एजुकेशन फर्स्ट, वर्क कैन नॉट इंटरफेयर विद द चाइल्ड स्कूल अटेंडेंस, होमवर्क, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। मेक श्योर वो सारा काम करे, उसके बाद ऐसे वॉक करने ऐसे थोड़ा बहुत हेल्प करने जा सकता है, लेकिन फुल टाइम नहीं कर सकता। अगर सपोज करो एक एग्जाम ट्रैप जैसे मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, कोई फैमिली है वो मैच वर्क्स मेकिंग यूनिट बना रही है, मतलब हजारियस प्रोसेस कर रही है होम पे, तब उस टाइम पे उसके चाइल्ड बच्चा उसकी हेल्प नहीं कर सकता इवन आफ्टर द स्कूल। ओके, पहला एक्सेप्शन। देन सेकंड एक्सेप्शन था रेगुलेटिंग द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक्सेप्शन। स्ट्रिक्ट रूल कर दिए चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए, परमिशन प्रोड्यूसर मस्ट ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिफोर इन्वॉल्विंग चाइल्ड, मतलब प्रोड्यूसर को परमिशन लेनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अगर आप बच्चे को किसी को इन्वॉल्व करो। मैक्सिमम आवर है जो चाइल्ड के वो कितने 5 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। देन कंटिन्यूअस वर्क, each child cannot work continuous for more than 3 hours without the rest break। कंटिन्यूस 3 घंटे से ज्यादा बच्चा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारा पहले भी 3 आवर्स का हो तब उसे रेस्ट मिले। एट उसने क्या किया फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी कर रखा, एटलीस्ट 20% ऑफ चाइल्ड इनकम बिफोर फ्रॉम द प्रोडक्शन मस्ट बी डिपोजिट एज ए एफडी इन नेशनलाइज्ड बैंक इन द चाइल्ड नेम एक्सेसिबल ओनली विद अंडर 80। जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा तो वो अपना एफडी निकाल लेगा, तो उसे कहाँ करना है, प्रोटेक्शन हाउस को कहाँ उसकी बैंक में बच्चे के नाम से डिपॉजिट कर देनी है। सुपरविजन, कोई पेरेंट गार्डियन एंड लीगली अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑल टाइम। ऐसा नहीं कि आपने बच्चे को दे दिया वो अपने यूनिट में आप उसे रिहर्सल या कुछ भी करो, आप उसके पास एक होना चाहिए, उसकी मम्मी हो या उसके पापा हो या टेक केयर हो या कोई लीगली अपॉइंट होना चाहिए जो उसके बच्चे के साथ हमेशा रहे, ठीक है। ये हमारे इनको ऑल स्ट्रिक्टली डिफाइन कर दिया दोनों को, एक एंटरप्राइज होम एंटरप्राइज को और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक्सेप्शन। देन टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी, चाइल्ड लेवल टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी कहती है पर्पज पोस्ट 2000 अगर 16 की बात करें तो जो भी बच्चे 14 साल से छोटे हैं आर नाउ बैन फ्रॉम ऑल वर्क, द टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी रोज शिफ्टेड, इट नाउ एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एडिंग न्यू हजारियस ऑक्यूपेशन प्रोसेस वेयर अडोसेंस शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग। पहले क्या था, जब हमने अभी 1986 की बात करी तो वहां पे कहता है जब बच्चे 14 साल से छोटे थे तो उनपे कहता है उनकी जो एडवाइस दे देता है कि यस आप इसे हजारियस प्रोसेस में ऑक्यूपेशन प्रोसेस में ऐड करो। लेकिन अब क्या है, अब वो किसको दे रहा है, एडिंग न्यू हजारियस प्रोसेस जहां अडोसेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे तो कंप्लीटली बैन हो गए तो बच्चों का तो कुछ रहा ही नहीं, अब जहां एडोसेंट है प्रोहिबिटेड कौन सी वर्किंग है, अब वो उसका रोल क्या हुआ, शिफ्ट हो गया, एडोसेंट के लिए हो गया। कंपोजिशन में सेम है, चेयरमैन होगा, 10 अदर मेंबर होंगे, बस इसका रोल थोड़ा सा चेंज हुआ है। देन पावर क्या है, गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर ऑक्यूपेशन हजारियस बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट बेस्ड ऑन टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी, ठीक है। उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे वो क्या कर सकती है, डायरेक्ट आपका ऑक्यूपेशन हजारियस प्रोसेस को डिक्लेयर कर सकती है, किसमें, ऑफिशियल गैजेट में नोटिस निकाल के, उसे कोई भी न्यू बिल पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इसका काम है, बस वो चाइल्ड से एडोसेंट आ गए। देन इन्फोर्समेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर एंड टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो था हमारे वो उसकी क्या ड्यूटी है, डीएम इज एक्सप्लिसिटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग प्रोविजन ऑफ एक्ट प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड इन देयर। हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है कि उसकी डिस्ट्रिक्ट में ये जो एक्ट है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो। द रूल मैंडेट द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर एंड टास्क फोर्स, उसने कहा प्रॉपर रूल क्रिएट करे, एंड इंस्पेक्शन, द टास्क फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन, जो टास्क फोर्स करिए जो नोडल ऑफिसर है उनको क्या है कि आपको क्या है रेगुलर इंस्पेक्शन करना है, रिव्यूज वर्किंग चिल्ड्रन
एडोलेसेंट बच्चों को बचाना है, इनिशिएट करना है प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, उनके खिलाफ आपको पेनल्टी या पनिश करना है, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ है। देन कम टू द फेज 4 पेनल्टी रिहेबिलिटेशन मैकेनिज्म। अब कौन कौन सी पेनल्टी है और क्या रिहेबिलिटेशन, मतलब सपोर्ट क्या है बच्चों का फ्यूचर के लिए। तो अगर हम बात करें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल का मैंने बता दिया, विदाउट वारंट यू कैन अरेस्ट, ये स्ट्रिक्ट पेनल्टी है एम्प्लॉयर के लिए। अगर एम्प्लॉयर कोई गलत काम कर सकता है तो आपको जेल की सजा हो सकती है। जेल कितना है 6 मंथ टू 2 ईयर, फाइन होगा हमारा 20,000 टू 50,000। अगर आप रिपीट ऑफेंस कर रहे हो तो मैंडेटरी आपकी जेल है 1 to 3 ईयर। अगर आपने एक बार नोट करी होगी, हम जितने भी एक्ट पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कोडेड की बात नहीं करूंगी, कोडेड में तो सारे पेनल्टी बहुत हाई होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो पेनल्टी थी वो हमारे चाइल्ड एक्ट में थी, ठीक है। अब तो वेज कोड में तो 5 लाख टू 10 लाख 2 लाख टू 5 लाख हो गई है, लेकिन अगर हम एक्ट की बात करें तो सबसे हाई पेनल्टी इसमें थी। देन कम टू द, ये तो होगी पेनल्टी। अब आते हैं रिहेबिलिटेशन मैकेनिज्म, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों के फ्यूचर को। तो ये क्या था, मैंने आपको बताया चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड था, जो कौन भरता था, जो एम्प्लॉयर का फाइन था, और गवर्नमेंट हमारी 50,000 देती थी उस बच्चे की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए, सोशल रीइंटीग्रेशन के लिए। तो भी आपको पता है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड इनहेंस पनिशमेंट, मैंडेटरी जेल फॉर द रिपीट एम्प्लॉयर। अब याद रखो कभी क्वेश्चन आ जाए कि अगर वो बार बार ऑफेंस कर रहा है तो आपको जेल मिलेगी। रिहेबिलिटेशन फंड फॉर रिड्यूस चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है, उसको बचाने के लिए हम रिहेबिलिटेशन फंड यूज करते हैं। पेनल्टी फॉर एम्प्लॉयर, जैसे मैंने बताया नेचर कैसा ऑफेंस है, पुलिस कैन अरेस्ट एम्प्लॉय विदाउट द वारंट। फर्स्ट ऑफेंस करेगा तो उसको क्या है, हजारीज प्रोसेस 6 मंथ टू 2 ईयर है, 20 to 50। अभी आपको याद हो गया वो अच्छे से। रिपीट करेगा तो उसकी इम्प्रिजमेंट कैन नॉट बी लेस देन 1 ईयर एक्सटेंड टू द 3 ईयर। अगर कोई पूछा जाए देयर इज नो फाइन ओनली ऑप्शन ऑफ ए रिपीट ऑफेंडर एम्प्लॉय इम्प्रिजमेंट, मतलब अगर आप रिपीट करो तो आपको फाइन नहीं देना, आपको डायरेक्ट क्या मिलेगी, जेल की सजा मिलेगी। देन कम टू द पेनल्टी फॉर पेरेंट। अभी हमने एम्प्लॉयर का बता दिया 20 से 50,000 है। अब हम पेरेंट्स की बात करें तो ये क्या रिकॉग्नाइज, आपको पता है कि चाइल्ड लेबर क्यों आ रही है, क्योंकि गरीबी, हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन वो क्या करता है, तो अब इतना गरीबी है, इतनी पॉवर्टी है कि वो क्या करिए, ड्राइव द चाइल्ड लेबर। इट डज नॉट क्रिमिनलाइज पेरेंट इमीडिएट। तो इसमें हमारे लॉ ने थोड़ा सा सख्ती नहीं बरती, उन्होंने कहा कि पेरेंट को पहले हम क्या करेंगे, क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफेंस अगर कोई गलती करता है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। देन अगर वो रिपीट करता है, बार बार कर रहा है, अगर बार बार वो पकड़ा जा रहा है कि वो फोर्स कर रहा है चाइल्ड को वर्क करने के लिए, तो आप 10,000 का फाइन करेंगे, इसमें भी कोई इम्प्रिजमेंट नहीं है। और एक और बात है, एक्सेप्शन, दिस प्रोटेक्शन डज नॉट अप्लाई इफ द पेरेंट फोर्स टू चाइल्ड एडोलेसेंट इनटू कमर्शियल सेक्स वर्क एंड ट्रैफिकिंग। अगर यहाँ पे अगर इस चीज को, जैसे हमने बोला ना, इन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा, इन्हें इम्प्रिजमेंट नहीं मिलेगा, पर ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है, अगर आप किसी अपने बच्चों को सेक्स वर्किंग या ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व करो तो वहां पे तो आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। देन प्रोसिक्यूशन मैकेनिक्स, फिलिंग कंप्लेंट, कंपाउंडिंग, कौन फाइल कंप्लेन कर सकता है, कोर्ट कौन सा होगा, कंपाउंडिंग ऑफेंस क्या होता है। तो हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, एनी पर्सन, कोई भी पुलिस ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है, फाइल कंप्लेंट कर सकता है बिफोर अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। उससे पहले वो क्या कर सकता है, कोई भी पर्सन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कोर्ट कौन सा होना चाहिए, मस्ट बी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। कंपाउंड ऑफेंस क्या होता है, आपको पता है, कोई भी हमें ऐसा लमसम अमाउंट फी सेटल मतलब देते हैं, जैसे कि आपको उसमें आर्बिट्रेट या कोर्ट में जाने से पहले आप अपना मामला सेट कर लेते हैं, मतलब सेटल द केस विदाउट द फुल ट्रायल, ट्रायल नहीं हो से पहले आपने कुछ लमसम अमाउंट पे कर दिया जिससे आपका हो गया। देन रिहेबिलिटेशन फंड, मैंने आपको बताया चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड है। ये सेटअप किसने किया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने दिया हर डिस्ट्रिक्ट में और अक्रॉस द मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, और बहुत सारी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स के अक्रॉस भी है। पहला यहाँ पे पैसा आता कहाँ है इस फंड से, पहला एंटायर फाइन अमाउंट रिलाइज फ्रॉम द कन्विक्टेड एम्प्लॉयर डिपॉजिट हियर, जितना भी एम्प्लॉयर से जो फाइन आता है वो सब इसमें आएगा, इस फंड में आएगा। देन सोर्स टू ग्रांट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी इसमें एडिशनल 50,000 फंड देती है, हर बच्चा जो बच्चा बचाते हो, जो चाइल्ड लेबर से पकड़ा हुआ उसे बचाने के लिए 15,000 सरकार भी देती है उस बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए। तो इसका टोटल अमाउंट क्या हो गया, फाइन प्लस 15,000, वो बैंक अकाउंट में उस बच्चे के नाम से हो जाता है और उसके बेसिस पे इंटरेस्ट आ सकता है ना। तो ये हमारा सपोर्ट करता है एक तरह का बच्चा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड एज डिस्प्यूट, फाइनल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एज वेरिफिकेशन। देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके पास, आपको पता है डीएम में उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, ड्यूटी होती है कि प्रॉपर्ली इन्फोर्स करे जुरिडिक्शन में और इस सेक्टर को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करे। अगर सपोज करो इंस्पेक्टर फाइंड वर्कर दे डिस्प्यूट अबाउट वर्क दे चाइल्ड एडोलेसेंट, सपोज करो इंस्पेक्टर को ऐसा पता चला कि जो वर्कर है
ठीक है, वो डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द उसकी एज के, कि वो बच्चा है या एडोलसेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके पास आपको पता है जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो इंस्पेक्टर क्या है अपनी मर्जी से उसकी एज को फाइंड नहीं कर सकता। अब वो क्या करेगा, अब उसे कंफ्यूजन है चाइल्ड है या एडोलसेंट है, तो वो क्या करे, रिफर द केस ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी फॉर डेफिनेट एज डिटर्मिनेशन, तो वो क्या करेगा, मेडिकल अथॉरिटी को प्रिस्क्राइब करेगा कि आप जाइए अब इसका वेरिफिकेशन करिए। देन फेज 5 कंप्लाइंस फॉर एडोलसेंट वर्कर, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। अब उन्होंने कहा जो फेज 5 क्या क्या रूल रेगुलेशन है एडोलसेंट वर्कर के लिए, तो मैंने आपको बताया स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर है 3 आवर्स है कंटिन्यूस वर्क, एंड उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट, देन 6 आवर्स स्प्रेड ओवर, देन नाइट वेन हो गया हमारा 7 PM to 8 AM, जो बच्चे के लिए थे 1986 में, वो एडोलसेंट के लिए हो गए। मैंडेटरी रजिस्टर कराना है आपको, नेम होना चाहिए, DOB होना चाहिए, वर्कार इंटरवल, नेचर कैसा है काम का, जाड़ियस है नॉन जाड़ियस है, और इन्फोर्समेंट एज प्रूफ, इंस्पेक्टर वेरीफाई करे और मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफिकेट बनवाए अगर कोई एज डिस्प्यूट है। तो ये हमारा सारा फेज 5 में पढ़ेंगे। स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर, जैसे मैंने आपको बताया क्या है, एडोलसेंट कैन नॉट वर्क मोर देन 3 आवर्स, मैंडेटरी रेस्ट है, हर 3 घंटे के बाद 1 घंटे का रेस्ट करना है, मैक्सिमम स्प्रेड ओवर हमारा 6 घंटे का रहता है कंप्लीटली, एंड नाइट बेन होती है, और डबल एम्प्लॉयमेंट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, एडोलसेंट हमारे नहीं कर सकते ये, और हाँ डबल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक दो इंडस्ट्री में सेम दिन काम नहीं कर सकते, ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। देन हॉलीडे एंड रजिस्टर, वीकली हॉलीडे, हर एडोलसेंट को एक पूरे वीक में रेस्ट मिलेगा जो जैसे नॉर्मल है, और इसको लिए स्पेसिफाई करेगा परमानेंट नोटिस, और इसे मोर देन 3 महीने के बाद ही चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं कि हर 1 महीने बाद। सपोज करो आपका संडे का हॉलीडे है तो आप 3 महीने तक संडे के बाद मंडे कर सकते हो, लेकिन उससे पहले चेंज नहीं कर सकते हो। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, एवरी एम्प्लॉयर मस्ट मेंटेन स्पेसिफिक रजिस्टर एडोलसेंट वर्कर, उसमें डिटेल क्या हुई रजिस्टर में, नेम क्या है, DOB क्या है, आर्ट्स क्या है, पीरियड ऑफ वर्क क्या है, एग्जैक्ट नेचर क्या है जो परफॉर्म कर रहे हैं। देन डिस्प्ले ऑफ नोटिस मैंडेटरी है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, पोर्ट अथॉरिटी, स्पेसिफिक एस्टेब्लिशमेंट, ऑक्यूपायर मस्ट डिस्प्ले नोटिस कंटेन एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन 3 प्रोविजन एंड पेनल्टी। अब क्या है, आपको एक बड़ा सा डिस्प्ले नोटिस बनाना है, आपको उसमें लिखना है कि क्या क्या प्रोविजन है, क्या आप जैसे आपने देखा होगा बच्चे को बाल मजदूरी निषेध है, कानूनी अपराध है, तो इट जस्ट लाइक दैट है ना, प्रोविजन होना चाहिए और पेनल्टी भी, अगर आप करते हो तो आपको इतने रुपए का 20 से 50 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, कैसी लैंग्वेज में होना चाहिए, जो इंग्लिश में हो या ज्यादातर लोगों को समझ में आए जहां वो इंडस्ट्रियल लोकेलिटी में। प्लेसमेंट मस्ट बी प्लेस इन कॉन्स्पिशियस एक्सेसिबल प्लेस और वर्क प्लेस, जहां पे सब लोगों को देखना चाहिए, इस ऐसी जगह पे ये लगा होना चाहिए नोटिस। हेल्थ एंड सेफ्टी मैंडेट, हेल्थ एंड सेफ्टी एडोलसेंट वर्कर की क्या है, क्लीननेस, वही सेम है इसका भी, क्लीननेस, वेंटिलेशन होना चाहिए, डिस्पोजल वेस्ट एफ्लुएंट, प्रोविजन सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर एंड फेंसिंग मशीनरी, ये जो भी सेम है। देन इंस्पेक्शन ऑफ एज डिस्प्यूट, मैंने आपको बता दिया अगर एज वेरिफिकेशन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी और उनके कंप्लाइंस को, रूल रेगुलेशन को देखेगा, तो क्योंकि इंस्पेक्टर के पास पावर है, वो पब्लिक सर्वेंट है अंडर द IPCS। अगर डिस्प्यूट हो रहा है एज का, अगर इंस्पेक्टर को ऐसा लगा तो क्योंकि उसके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या करेगा, वो इसको रिफर करेगा प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी फाइनल लीगल बाइंडिंग एज डिटरमिनेशन। देन कम टू द समरी, अब हम बात करेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा और किस तरीके से एग्जाम में ट्रैप कर सकता है। तो सबसे पहले हम फेज 1 में क्या पढ़ा, हमने 1986 बेसलाइन पढ़ी, उसमें क्या था, बच्चे जो 14 साल से कम है वो हमारे उसमें कुछ सेलेक्टिव बैन किया, मतलब बैन थे सिर्फ लिस्टेड हजारियस जॉब और अलाउड थे नॉन हजारियस जॉब के लिए, ठीक है, ये हमारा फेज 1 था। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर बोल दे 1986 में बैन नॉट चाइल्ड लेबर, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, इट ओनली रेगुलेटेड सम कंडीशन, ऑक्यूपेशनल प्रोसेस में जो लिस्ट है वो है। फेज 2 में हम आए जिसमें 2016 का अमेंडमेंट था, इसमें एब्सोल्यूट बॉन कर दिया कि चाइल्ड जो है हमारे बिलो द 14 ईयर है या राइट टू एजुकेशन जो भी एज सेट करती है वो हमारे कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। जो एडोलसेंट है उनके लिए क्या किया, 3 एरिया में जो हमारे माइंस है, एक्सप्लोसिव है और फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो हजारियस लिस्ट है उसमें हमारे एडोलसेंट क्या है, बैन है, अदरवाइज सब में। तो अगर आपको सपोज करो फॉरगेटिंग द 3 हजारियस कैटेगरी फॉर एडोलसेंट कंफ्यूजिंग देम विद द ओल्ड 1986 लिस्ट, तो आपको क्या करना है, आप इनको याद रखना है, माइंस, एक्सप्लोसिव, फैक्ट्री, इन सबको उन्होंने सारा रिप्लेस कर दिया, 89 जो भी थे हमारे टोटल लिस्ट सबको रिप्लेस कर दिया। देन कम टू द फेज 3, फेज 3 में क्या था हमारा
2017 रूल आया, इन्होंने क्या किया, जो चाइल्ड आर्टिस्ट और जो फैमिली हेल्पर थे उनके लिए स्ट्रिक्टली बाउंड्री सेट करी कि ऐसा नहीं है कि आप अडल्ट की जगह उन पर काम करवा रहे हो, ठीक है, और बिजनेस में आप मैक्सिमम 5 घंटे से ज्यादा करवा रहे हो, ये 20% उनका इनकम एफडी में करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहां पे मैक्सिमम आवर कितना है 5 आवर्स, और वैसे एडोलसेंट का वर्किंग आवर्स क्या है, मैक्सिमम 6 आवर्स है, ठीक है। देन कम टू द फेज 4 पेनल्टी एंड हमारा जो चाइल्ड एडोलसेंट हमारा रिहेबिलिटेशन फंड है, लेबर रिहेबिलिटेशन फंड है, वो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट में आया। तो यहाँ पे की डेमोग्राफी देखते हैं एम्प्लॉयर वर्सेस पेरेंट्स। एम्प्लॉयर को क्या है, अगर 6 मंथ टू 2 ईयर्स तक है और 20 से 50,000 तक का फाइन है, अगर रिपीट करता है तो 1 साल से 3 साल तक है। और जो हमारा फाइन है वो इसका फाइन प्लस 15,000 गवर्नमेंट ग्रांट करेगी। तो अगर मान के चलो अगर एम्प्लॉय रिपीट करता है तो ऐसा नहीं उसे फाइन देना, उसे फाइन नहीं देना, उसे जेल को बढ़ा देना है, और पेरेंट्स को कोई भी जेल नहीं है, ठीक है। देन कम टू द फेज 5 एडोलसेंट कंप्लायंस वर्किंग कंडीशन, जो कि अभी हमने पढ़ी। एडोलसेंट कब काम कर सकते हैं, लीगली काम कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है, कंटिन्यूस मैक्सिमम 3 आवर्स स्प्रेड ओवर 6 आवर्स अ डे, एंड नाइट वेन हमारा 7 PM to 8 AM, एंड 8 days dispute medical authority decide, ओके। थिंकिंग एंड इंस्पेक्टर कैन, आपको पता है इंस्पेक्टर वर्कर की एज को गैस नहीं करेगा, वो अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो वो कहा जाएगा मेडिकल अथॉरिटी कैन लीगली डिटरमाइन द एज। नाउ कम टू द P/Q, क्योंकि आपको पता है अब हमने पढ़ाई करी, अब आप देखना आप कितने 10 P/Q में से कितना स्कोर करते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अगर आप कोई कमेंट में फीडबैक नहीं दे रहे हो, इसका मतलब या तो आपको बहुत आता है या आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि आपको टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो आप मुझे अब मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में कितना आपने बिना आंसर के रिस्पॉन्स किया। फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग, जो कि देखो कितनी बार रिपीट हुआ 2020 में और 2022 में, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोविजन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, एडोलसेंट इज डिफाइंड पर्सन। मैंने अभी आपको बताया 2016 में हमारा नया नाम आया चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर जो प्रोविजन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बोला कि जैसे 14 साल की एज तो कंप्लीट कर ली लेकिन उसने 18 साल की एज कंप्लीट नहीं करी, तो वो क्या कहलाएगा, एडोलसेंट की डेफिनेशन। तो योर आंसर इज बी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द सेक्शन 14 what is the mandatory punishment of employee caught employee child for second time। अगर मैंने आपको बताया कोई एम्प्लॉयर एक बार अगर उसने ऑफेंस किया तो आपको 6 महीने से 2 साल तक की सजा है, और जो फाइन है वो हमारा 20 से 50,000 है। अगर आपने दोबारा से ऑफेंस किया तो आपको इम्प्रिजमेंट कितना मिलेगी, कम से कम 1 साल, और वो एक्सटेंड हो सकती है हमारी 3 साल तक। तो आपका आंसर क्या होगा, नंबर सी, नो फाइन, ओनली ऑप्शन टू रिपीट एम्प्लॉय मैंडेटरी जेल of at least 1 year. Then come to the question number 3. 2016 amendment completely prohibit the employment children below 14 year in all occupation। अगर इसने बोला एक असेसन है जिसने ये बोला कि अगर हाँ 2016 का अमेंडमेंट आया उसमें बच्चा कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। रीजन दिस ब्लैंकेट प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस अलाइन लेबर लॉ विद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। यस, क्योंकि इसको क्या करना था, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट 2009 में आया उससे अलाइनमेंट करना था। तो यू कैन से both A and R true and R is the correct expression of A. So your answer should be option A. Okay. Then come to the question number 4. What is the maximum spread over working hours allowed per day and adolescent legally employed in non-hazardous establishment। पहली बात तो हजारिस प्रोसेस में तो वो प्रोहिबिटेड है, नॉन हजारिस में कितना स्प्रेड ओवर होना चाहिए, 6 आवर्स का, क्योंकि 6 आवर्स से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 आवर हमारा मैक्सिमम स्प्रेड ओवर है। 10 पॉइंट, और जनरल फैक्ट्री वर्कर का कितना रहता है, अगर हम बात करें तो 10.5 आवर्स रहता है, लेकिन एडोलसेंट का हमारा 6 आवर्स का रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। रिगार्डिंग द चाइल्ड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन फंड, व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड दे क्रेडिट टू फंड ऑफ ईच रिसीव चाइल्ड और एडोलसेंट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 15,000, क्योंकि आपको पता है 20 से 50,000 एम्प्लॉयर का फाइन जाता है उस फंड में सोर्स, और सेकंड हमारे गवर्नमेंट देती है हर एक बच्चे को जिसे आपने बचाया है वहां से, ठीक है। तो 15,000 गवर्नमेंट देती है जिसे फ्यूचर में वो एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। देन कम टू द, देखो एम्प्लॉय फाइन 20 to 50 एंड गवर्नमेंट फिक्स ग्रांट 50। देन क्वेश्चन नंबर 6, under the 2070 rules what percentage of income earned by child artists in audio visual entertainment industry must be deposited into FD account।
तो आपको पता है कितना करती है, 20%, जो उसकी इनकम होती है उसका 20% एफडी जमा करती है, और किसी उस बच्चे के नाम से करती है प्रोटेक्शन हाउस, एंड देन वो 18 का हो जाता है तो फिर वो उसे यूज कर सकता है। तो हार्ड स्टैट्यूटरी नंबर डिजाइन टू प्रिवेंट पेरेंट फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग देयर चाइल्ड इनकम, तो इससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया। Then come to the question number 7. Who has the authority to constitute child labor technical advisory committee? किसके पास अथॉरिटी है कि कौन कंस्टिट्यूट करे? तो आपका आंसर होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सब सेंट्रल, देखो स्टेट गवर्नमेंट तो डेली रूल रेगुलेशन करती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो क्या कर सकती है, वो अपॉइंट करती है टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी, जो क्या देखती है, मैंने आपको बता दिया वो क्या देखती है कि जो हमारे हजारियस प्रोसेस में जो हजारियस प्रोसेस में हमें क्या ऐड करना है ऑक्यूपेशन और प्रोसेस में। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. If an inspector find an adolescent working but there is a age dispute, to whom must be inspector referred to in case of final decision? अगर आपको पता है अगर कोई एज डिस्प्यूट हो रहा है, वो अडोसेंट लग रहा है कि काम कर रहा है बट एज डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो क्या फाइनल डिसीजन किसका होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? नो, उसके पास पावर नहीं होती। ठीक है, एज के रिगार्डिंग सर्टिफाइड सर्जन, प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी, लेबर कोर्ट। तो हमारे पास कौन है, प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी है, उसके पास पावर होती है कि वो वेरीफाई करे उसकी एज को। तो योर आंसर इज सी। फैक्ट्री एक्ट में हमारा सर्टिफाइड सर्जन होता है और यही टर्म प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी हमारा चाइल्ड एक्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following not are listed as a hazardous category for adolescent under the 2016 amendment schedule? आपको पता है उन्होंने सारे ऑक्यूपेशनल प्रोसेस को रिप्लेस करके 3 कैटेगरी में कर लिया था कि यहाँ पे हमारे एडोसेंट काम नहीं कर सकते, तो माइंस में तो नहीं कर सकते, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एक्सप्लोसिव में नहीं कर सकते, और जो हमारे हजारियस प्रोसेस है अंडर द फैक्ट्री एक्ट वहां पे नहीं कर सकते। तो आप कौन सी कैटेगरी नहीं है हजारियस कैटेगरी की, डेट इज ऑप्शन सी, इस आंसर इज प्लांटेशन। तो आपको पता है कि 3 कैटेगरी है, माइन एक्सक्लूसिव, फैक्ट्री एंड प्लांटेशन आर नॉट ऑन इट। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. According to regulation for legally employed adolescent, they cannot work continuously for more than how many hours before a mandatory rest interval? आपको पता है आप फैक्ट्री एक्ट में जाओ या कहीं भी पढ़ो, वो 3 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूस वर्क नहीं कर सकते। जैसे फैक्ट्री एक्ट वर्क तो अडल्ट थे कि 5 घंटे के बाद आपको हाफ एन आवर का रेस्ट चाहिए, लेकिन हम अडल्ट और चाइल्ड एक्ट की बात करें वहां पे कि 3 घंटे काम करो फिर आपको 1 घंटे का रेस्ट मिलना जरूरी है, और मैक्सिमम स्प्रेड ओवर कितना है, 6 आवर्स का। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन आज हमारा यूनिट 7 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे हम 8 कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे कोडेड ऑफ वेस्ट 2020 के बारे में स्टार्ट करना है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए JRF जून 2026 क्रैक करने के लिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।